हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 23 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे, कक्षा है 7। विषय है तो आज का विषय है विज्ञान। प्रकरण तो आज का प्रकरण है प्राणियों में पोषण। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्राणियों में पोषण से संबंधित तथ्यों, घटनाओं आदि में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्राणियों में पोषण की संपूर्ण जानकारी जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्राणियों की खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां जानने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा प्राणियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं
मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन, वायु, जल इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भोजन किससे बनाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लकड़ी, कोयला, गैस आदि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वनों से। ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वनों से। तो छात्र अध्यापक पुनः इसी शब्द को लेकर पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करते हैं, वनों में कौन कौन रहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जीव जंतु या प्राणी। ठीक है। अब छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, प्राणियों में पोषण कैसे होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राणियों में पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है, देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्राणियों में पोषण, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी कि जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कोई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे प्राणियों में पोषण। पहला पॉइंट में लिखेंगे प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं
तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, मांसाहार अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुख द्वारा। ठीक है, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए इसमें 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, प्राणियों की खाद्य अंतःग्रहण की क्या क्या विधियां हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, भोजन के अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राणियों के आहार की विधि क्या क्या है, छीलना, चबाना, काटना यानी कि भेदन, पकड़ना तथा निगलना, सैफनी, स्पंजी, चूषण आदि विधियां हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन ले रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां। पहला पॉइंट में लिखेंगे भोजन के अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कैसे प्राणी जल में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का भक्षण करते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं छान कर। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, प्राणियों में पोषण कैसे होता है? दूसरा प्रश्न करेंगे, कौन अपने भोजन को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं? उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? दूसरा प्रश्न करते हैं, पाचन में सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? उसके बाद आता है
गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, भोजन के अंतःग्रहण की विधि किन में भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।